तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यहां से देखिए जो चैप्टर 1 है आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका सवाल जो है आना ही आना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से आपका आएगा 1 या 2 नंबर का, 2 ऑब्जेक्टिव, और आपका 1 या 2 सब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है, 5 नंबर का सवाल नहीं आता यहाँ से। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन हम लोग उनको पता है, जो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का मतलब क्या हो गया? Mg। ठीक है, इसको हम जो रिएक्शन होगा वो किसके साथ रिएक्शन होगा? ऑक्सीजन के साथ। और जब मैग्नीशियम रिबन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये इस ऑक्सीजन की जो परत जो जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, इसी ऑक्साइड ये परत जम जाती है, इसी परत को क्या होता है, इस परत की वजह से वो जलता नहीं है। अब इस परत को हटाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? रेगमाल पेपर। कौन सा पेपर? रेगमाल पेपर। ठीक है, सीरीज कागज, जिससे नॉर्मली में सीरीज कागज जो हम लोग देते हो पेंट वगैरह करने से पहले जो घसाई होता है। ठीक है, सीरीज कागज, इसी से क्या करते हैं, रेगमाल पेपर से उसको, उस परत को क्या करता है, हटाया जाता है। और जब उस परत को आप हटा दीजिएगा, उसके बाद मैग्नीशियम रिबन में जब आप उसको जलाइएगा तो वो जो रिबन जो होगा वो आराम से जल जाएगा। ठीक है, जलेगा तो उसका कलर कैसा होगा, ये वो ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है। कलर कैसा होता है? तो व्हाइट, उजली। ठीक है, उजला कलर का, या उजली जो भी लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, या व्हाइट कलर, इंग्लिश में याद रख लेंगे व्हाइट कलर। ये दो थी, ये ऑब्जेक्टिव में यहां से सवाल आता है। ठीक है, 2 सवाल एग्जाम में आ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा क्या? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हटाएंगे कौन से पेपर से? रेगमाल पेपर से। ठीक है, जलेगा तो उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? उजला कलर होगा। बस 3 चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव खत्म। कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आ जाए आपका समीकरण करने के लिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण को संतुलित करना है, तो संतुलित करना का आपको बताया, संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, नियम के अनुसार, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, और बराबर होनी चाहिए, इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपको बताएंगे कोई भी रिएक्शन, जैसे अभी हमने लिखा था Mg + O2 बनाया था क्या? MgO। जो ये जो पहला वाला होता है, पहला वाला अभिक्रिया से पहले वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है अभिकारक। ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सब सवाल आता है। MgO, ये जो बन गया, जो बना, उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। यानी जो रिएक्शन से पहले जो होता है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। एक सवाल दे देगा, इसी टाइप का दे देगा समीकरण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा अभिक्रिया है बताइए, तो जो पहले वाला होगा वही अभिक्रिया होगा। उत्पाद क्या है? जो बाद में आपका बन गया वही आपका क्या? उत्पाद है। कोई दिक्कत है समझने में? समझाने में आसानी हो। तो जैसे पेज नंबर 11 का सवाल दिया हुआ है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2 नंबर में आता है ये सवाल। समझ में आ गया? तो पदार्थ X का नाम जो है, ये क्या बोला है कि सफेदी करने के लिए क्या था? सफेदी करने के लिए हम क्या चूना का यूज करते हैं? चूना डाला जाता है ना, जैसे आप पेंट ही करवाए होंगे, पेंट ये जो करवाते हैं, इसमें क्या करते हैं? पहले चूना से पहले मिक्स करके उसको किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो दीवार वगैरह जो भी आपको खींचने का, एब्जॉर्ब करने, सोखने का काम हो, वो उसी चूना को क्या करते हैं? सोख ले। अगर आप पहले ही पेंट कर दीजिएगा ना, तो फिर कुछ समय के बाद क्या करेगा? वो सोख लेगा। ठीक है, दीवार जो होगा उसको सोख लेगा। तो आपका पेंट सोख लिया तो फिर दिखाई अच्छा से नहीं देगा, साफ नहीं दिखाई देगा, लगेगा भद्दा भद्दा, कहीं पे दाग दाग दिखाई देगा। इसलिए पहले सफेदी चूना किया जाता है, ताकि जो भी उसको खींचना है दीवार को, वो उसी को खींचते हैं। उसके बाद फिर तो उसमें देखोगे पेंट करेगा। समझ में आ गया? तो सफेदी करने के लिए जो यूज जो होता है उसको क्या बोला जाता है? उसका बोला है विलयन का सफेदी करने के लिए X का नाम। तो X का नाम क्या है? जो X का नाम है उसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, तो X का नाम हो गया, सूत्र भी हो गया। उसके बाद बोला ऊपर 1 में लिखी गई पदार्थ X को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी अब इसको हम क्या करेंगे? पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे। यानी CaO जो है, CaO है, इसको हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? पानी के साथ। पानी मतलब H2O। ठीक है, H2O रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? Ca और OH होल 2, Ca और यहाँ पे आ जाएगा आपका होल 2। हो गया आंसर का है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो। ठीक है, हाँ दिक्कत है। होल 2 का मतलब ये जो 2 है ये दोनों के साथ है, O के साथ भी 2 है, H के साथ भी 2 है, होल 2 देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं दीजिएगा तो सिर्फ H के साथ हो जाएगा, O के साथ नहीं होगा।
देना है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट सवाल दिया हुआ कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी आपके पास को लोहा है और क्या है, लोहा का कील है और उसको हम किस में डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन। यानी एक आपके पास विलयन है, कोई सोल्यूशन है, उसमें कॉपर सल्फेट है, उसमें हम लोहा का कील को डुबा देते हैं। तो जब लोहा का कील को डुबा देते हैं उसका रंग जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसा होता है, ठीक है, हरा होता है, ठीक है। पहले याद रखेंगे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट का विलयन में डालेंगे, डुबाया जाता है, विलयन का रंग क्या होता है, विलयन का रंग हरा होता है। विलयन का जो रंग होगा, विलयन का जो रंग होगा ये कैसा रंग होगा, हरा रंग हो जाएगा, ठीक है। विलयन का रंग हरा हो जाता है क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। लोहा जो होता है वो कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट में विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट। और जब कॉपर सल्फेट बना देगा तो उसमें से क्या निकलेगा, जो आयरन सल्फेट बनेगा, ठीक है, वो कैसा कलर का होगा, वो होगा आपका हरा कलर का, वो आपका क्या होगा, हरा कलर का होगा, ठीक है। यानी कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 जो है, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये कैसा कलर का होगा, ये आपका नीला कलर का होगा। ये कैसा कलर होगा, नीला रंग का होगा, ठीक है। अब इसको हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, लोहा डाल रहे हैं, यानी Fe है ना, लोहा को मतलब क्या हो गया, Fe, ये डाल रहे हैं। अब जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, FeSO प्लस, और क्या बन जाएगा, C उधर कॉपर साइड में चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो FeSO4 बना फेरस सल्फेट, ये कौन सा रंग का होगा, ये होगा आपका हरा रंग का, ठीक है। यानी पहले कैसा रंग था, नीला, ये कैसा चेंज हो गया, हरा। दिक्कत समझने में, यानी खत्म। आगे बढ़ेंगे। बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के जो तत्वों की संख्या होगी, तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसी को क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का अनुपालन के लिए। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक समीकरण में अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। तो उसी का अनुपालन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे। आगे में वही दिया हुआ है आपका, समीकरण संतुलित करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब रिएक्शन देखिए, सब पढ़ लीजिए, सबका नाम सब याद रखा कीजिए, फॉर्मूला याद रखा कीजिए और बना दीजिए। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन का क्या होता है फॉर्मूला, पहले बताइए, N2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन किसके साथ संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का मतलब H2, क्या बना रहा है, अमोनिया। अमोनिया का मतलब NH3। बैलेंस कर लीजिए, N है 2 ठो, N यहाँ पे 1 ही ठो है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगा दिए तो H कितना बन गया, 3 दूनी 6, इसके पास 2 है तो इसके कितना लगा देंगे, 3, हो गया बैलेंस। कोई दिक्कत, बाकी समीकरण के साथ बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साहब बाकी जितना भी है 5 नंबर 6 नंबर सब में आपका संतुलित करने के लिए दिया हुआ है। तो एग्जाम में 2 तरह से आता है, हो सकता है आपका लिए लिखा हुआ रहे, खाली बोलेगा समीकरण संतुलित करिए, यानी समीकरण लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ संतुलित करने के लिए। पिछले बार आया हुआ है 3 में 3 सवाल, दोनों पेपर में आया था। जो लीक पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था, बाद का जो पेपर हुआ उसमें भी आया था। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको VBI कर लीजिएगा। जहां जहां पे भी आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है उसको VBI कर लीजिएगा, वहां से एक तो सवाल आपका एग्जाम आने में चांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां 3-4 जगह आपका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित करने के लिए, ठीक है, या तो लिखा हुआ रहे या ना लिखा हुआ रहे, दोनों में रहता है। समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण के साथ दीजिए, ठीक है, सवाल दिया हुआ। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब जिसमें उष्मा का निर्माण होता है, यानी उष्मा बनता है, जब उसको जलाएंगे तो हीट उत्पन्न होगा, और जब हीट उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आपके पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देगा हमारा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, उष्मा, हीट उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा है उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया मतलब जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, कहानी खत्म। दूसरा है, इसी में सवाल आता है कि श्वसन जो है वो कैसी अभिक्रिया है, सांस लेना,
सांस जो हम ले रहे हैं वो क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है, अब तो सवाल आ गया क्यों है। पहला तो एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एग्जाम में आया भी सवाल है कि भाई क्या होता है श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो श्वसन पहला याद रखेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्यों है, कैसे है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो कैसे है। क्षेपी का मतलब आपको पता है कि उष्मा उत्पन्न होगा, यानी जो श्वसन लेंगे, जो हम सांस लेते हैं, तो सांस जो लेते हैं हम लोग को पता है जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए, सांस चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है, जो भोजन जो जाता है और जो हम सांस लेते हैं ये हमारे शरीर में अंदर जाकर ये क्या बनता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और यही ग्लूकोज हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है, यानी उष्मा देता है। यही ग्लूकोज क्या करता है, हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी उष्मा प्रदान करता है। ठीक है, यानी जो सांस लिए, सांस लेने के बाद हमारा ऑक्सीजन जो हवा है, हवा अंदर गया, उसमें ऑक्सीजन भी अंदर गया, और ऑक्सीजन जब अंदर गया उसी से हमको क्या मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है, यानी ऊर्जा मिल रहा है हमारे शरीर को। ठीक है, हमारे शरीर को क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, इसीलिए सांस लेना भी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। कोई दिक्कत है, इसका रिएक्शन आता है आपका, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गया, और साथ में आपके पास क्या, पानी तो रहेगा ही। ई का हम लिख दे, पहले 6 लिख दिया, चलिए बाइलेंस से हो जा रहा है। ठीक है, C6H12O6 ये हो गया, इसके साथ रिएक्शन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालिएगा, फिर क्या बनेगा, 6CO2 बनता है, प्लस और क्या बनता है, 12H2O बनता है, और साथ में क्या बनता है, ऊर्जा। ठीक है, ये समीकरण भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी समीकरण दे देता है, याद करने के लिए पूछा जाता है, मतलब सोल्व कर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसमें भी वही होती है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज टूटता है, उसी फिर उन लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो जो आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने का मतलब है कि आपके शरीर में जो हवा की मात्रा जा रही है, हवा की मात्रा की उसमें से 21% ऑक्सीजन है, हवा में 21% ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर गई और वही आपका क्या हो गया, इससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। वही पानी वगैरह आपके शरीर में जो भी खाना वगैरह खाए हो, जो भी चीज आपके शरीर के अंदर में है, उसके साथ वो मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती है, और ग्लूकोज का निर्माण जो होता है वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का कार्य करता है। ठीक है, तो वो उससे हमको ऊर्जा मिलता है। अगर सांस लेना नहीं बंद कर देंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, जिससे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे या फिर कमजोरी फील होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है, यानी दो अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले दिया हुआ किसका, वियोजन का दिया, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक कितना रहेगा, अभिकारक जो है वो 1 रहेगा। ठीक है, और जब ये टूटेगा यानी रिएक्शन जब होगा, रिएक्शन होगा कितना बन जाएगा, 2 बने, 2 से अधिक बने या कम से कम 2 बने। ठीक है, 2 से अधिक बने, 2 या बने या 2 से अधिक बने, उसी को क्या बोलेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। इसी का उल्टा होता है संयोजन, इसी का उल्टा क्या होता है, ये क्या हो गया, वियोजन हो गया, ये वियोजन हो गया ना। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका संयोजन। संयोजन में उल्टा रहेगा, ये जो अभिक्रिया है, सॉरी अभिकारक है, ये कितना बनेगा, 2 ठो, और ये जो उत्पाद है ये कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, उल्टा हो जाता है, इसीलिए इसको विपरीत कहा जाता है। समझ में आ गया, यानी वियोजन यंत्र याद रहेंगे, यानी एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन में क्या बोलेंगे कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर, अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे क्या करेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, जैसे अभी मैग्नीशियम वाला लिखाए थे, वो भी आपका किसका अभिक्रिया होगा, यानी Mg+O2, ये टूटा था तो बना था क्या, MgO बना था। ये कौन सी है, यहाँ पे देखिए 2 ठो है, Mg है और O2, 2 ठो है, और यहाँ एक ही तो एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। इसी को उल्टा करके लिख दोगे MgO। ठीक है, ये कैसे टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, Mg+O2। यहाँ देखिए 1 ठो था, ये टूट के 2 ठो बन गया, वियोजन अभिक्रिया। इसीलिए इसको विपरीत कहा जाता है, उल्टा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विपरीत कहा जाता है। कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब सिंपल समझा रहे, 2 ठो दोस्त है, 2 ठो दोस्त है, उसके बीच में एक और दोस्त आ गया। ठीक है, जो एक दोस्त था वो क्या होगा, दूसरे वाले दोस्त के साथ चला गया, वही आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, यानी वो विस्थापित कर दिया। ये ना समझाया गया था, कोई भी 2 ठो फ्रेंड है, तीसरा फ्रेंड उसके बीच में आया। ठीक है, हाँ सलमान खान ऐश्वर्या राय वाला समझाए थे आपको, है ना, सलमान खान और ऐश्वर्या राय थे, दोनों दोस्त थे, जो भी था। ठीक है, रिलेशनशिप में थे, बाद में अभिषेकवा आ गया। ठीक है, वो क्या कर दिया, ऐश्वर्या को लेके चला गया, सलमान खान अभी भी बाबू साहब गाने गा रहा है। ठीक है, यही अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या हो जाएगा,
आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। मतलब भाई तुम हमारी वाली को लेके जाओ, हम तुम्हारी वाली को लेके जाते हैं, यही सिंपल सा रहता है, ये ना है। यानी अदला बदली कर रहे हैं। मान के लिए 4 दोस्त है, ठीक है, 2 दोस्त, 2 का ग्रुप है, दोनों दोस्त क्या हो गया, बोले नहीं आप बहुत दोस्ती यारी हो गया, आप क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। यानी एक हमारा जो दोस्त है वो आपके पास चल जाएगा, आपका वाला एक दोस्त मेरे पास हो जाएगा, यानी एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे। इसी को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाने वाला सवाल होता है वो विस्थापन अभिक्रिया से आता है, ठीक है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, समीकरण दे देगा और बोलेगा कौन सा अभिक्रिया है बताइए, ठीक है। जैसे आपको बता दें CuSO4 है, CuSO4 और बनाएगा क्या, Zn के साथ, इसको रिएक्शन करता है जिंक के साथ, ठीक है, Zn मतलब जिंक, और ये क्या बना देगा आपका ZnCu। यानी अब यहाँ पे देखिए Cu और SO4 दोनों साथ में था, दोनों साथ में था, और ये Zn देखो सांप की तरह दिख भी रहा है ना, सांप की तरह है, ये अलग था, ये क्या कर दिया, इसको डस लिया, डस लिया मतलब इसको क्या किया, साथ में लेके चला गया, यानी ZnSO4 बना दिया। और Cu बाबू साहब गाना गा रहा है इधर बैठ के, इसको साइड में कर दिया, तो बैठ के मुंह ताक रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो जब भी देखिएगा सवाल में, अब बस यहाँ देखना है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, बाद में देखिएगा क्या कि यहाँ पे 2 ठो वही है लेकिन अलग हो गया, और 1 ठो जो यहाँ पे था वो साइड हो गया, मतलब समझ जाइएगा वो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और द्वितीय विस्थापन में क्या रहेगा, अभी जो BaCl2 वाला अभी समझाया था, पहला जो एग्जांपल है BaCl2 प्लस कुछ भी ले लिए Na2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, BaSO4 बनाएगा प्लस NaCl बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BaCl2, यहाँ पे पहला दोस्त दूसरा दोस्त, यहाँ पे पहला दोस्त दूसरा दोस्त, दूसरे माने जाएगा, ये जो Ba है ये किसके साथ आ गया, SO4 के साथ, ठीक है। और ये जो NaCl है ये NaCl के साथ आ गया, ये अलग हो गया दोनों, यानी इसमें क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया। और जब आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसी अभिक्रिया को बोलेंगे द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 बार हो रहा है। कोई दिक्कत समझने में? और अवक्षेपण अभिक्रिया एक तो दिया हुआ है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं, अवक्षेपण, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और निर्माण के बाद साथ में क्या प्राप्त होगा, लवण, साल्ट, नमक भी प्राप्त होता है, ठीक है, लवण प्राप्त होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, अवक्षेपण, ठीक है। जैसे अभी यही वाला एग्जांपल ले सकते हो, Na2SO4, यहाँ पे देखिए NaCl नमक बन रहा है, यही आपका कौन सा अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 बन रहा है, NaCl नमक बन रहा है, BaSO4 का अवक्षेप बन रहा है, इसी को बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो अब 2 ठो आपका अभिक्रिया आता है, उपचयन और अपचयन, ठीक है, उपचयन, उपचयन, और एक होता अपचयन, ठीक है। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। उपचयन में क्या होगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या ऑक्सीजन का योग हो, यानी योग मतलब उसमें जुट जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, आपस में आके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, उसी को बोलेंगे क्या, उपचयन। अपचयन में क्या होगा, उसका ह्रास होगा, यानी कमी होगी, ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास, ह्रास का मतलब कमी, तो जिसमें कमी हो रहा है वो क्या हो गया, अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है यानी ऑक्सीजन का योग हो, उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अभी Mg वाला आपको पढ़ाया गया था, Mg ले लेंगे, Mg को रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, O2, तो बनाएगा क्या आपका MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन जो अलग था ये आके क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, यानी दोनों का योग हो गया, दोनों आपस में आके क्या हो गया, जुट गया, ठीक है। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, उपचयन अभिक्रिया। ये भी एग्जाम्पल पे आता है, ये दे देगा एग्जाम्पल में, ठीक है। अब बोलेगा ये कौन सी अभिक्रिया है बताइए। अभिक्रिया से एक सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है, ये सब ध्यान में रखा कीजिएगा, ठीक है। कोई भी रहे, या तो विस्थापन अभिक्रिया का दे दे, उपचयन अपचयन का दे दे, द्विविस्थापन दे दे, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव में रहता है अभिक्रिया से रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया आपका उपचयन। अपचयन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, अपचयन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, यानी उसका ह्रास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड, ZnO, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, C के साथ, ठीक है, C मतलब कार्बन के साथ हम रिएक्शन इसका करवा रहे हैं, ठीक है। तो O जो होगा यहाँ पे हटके क्या हो जाएगा, सिर्फ Zn बचेगा प्लस, और C और O आ जाएगा साथ में, CO बनेगा, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ में था, Zn के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जो Zn के साथ था वो क्या हो गया, हट गया, यानी उसका ह्रास हो गया, कमी हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब रिएक्शन हो गया तो इसके पास ऑक्सीजन आ गया, आ गया मतलब हो गया उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ह्रास हो गया, उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं, आगे बढ़ेंगे।
एक सवाल दिया गया है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। मतलब कोई एक तत्व है, ठीक है, तत्व का नाम नहीं दिया हुआ, तत्व का नाम क्या X मान लिया है, ठीक है, तत्व का क्या नाम है, X नाम है। अब बोला है इस तत्व को हम क्या करें, वायु की उपस्थिति में, हवा है वहां पे, ठीक है, वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हवा की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो कैसा रंग का हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। उसका कलर जो होता है वो क्या हो रहा है, काला, यानी उसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो वो कलर हो जा रहा है उसका काला। तो उस यौगिक का नाम बताइए, यानी कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो क्या होता है पदार्थ, वो जो हो जाएगा आपका भूरा रंग का जो चमकदार तत्व है, भूरा रंग का है, पहले तो दे दिया है, रंग जो है, जो तत्व का रंग है वो कैसा है, भूरा रंग का है, ठीक है, भूरा रंग का चमकदार तत्व है और उसको X को वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो जो भूरा रंग का तत्व जो होगा वो X, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कॉपर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉपर। कॉपर ये होता है जो आपका क्या होता है, भूरा कलर का होता है, ठीक है, और चमकदार भी होता है, ठीक है। अब हम इसको Cu को हम क्या कर रहे हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, यानी वायु के साथ रिएक्शन भी हो रहा है, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बना देगा, Cu और O2 क्या बना देगा आपका, CuO कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। तो वही सवाल में बोला कि X का नाम क्या है, X का नाम क्या है हमारा, कॉपर है, और क्या बोला था कि काले यौगिक का नाम बताइए, यानी यौगिक जो इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। हो गया आंसर, 2 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो कुछ पूछना है नहीं। उसके बाद दिया हुआ कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, कोई भी लोहा वाला वस्तु जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग पेंट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, इसी जंग से बचाने के लिए, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, ठीक है, लंबे टिकाव के लिए हम पेंट। हाँ, लोहा में पेंट करने का कारण क्या होता है कि लोहा को अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो वो हवा के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है, और जब उसके हवा के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो लोहा को क्या करेगा, वो कमजोर बनाने लगेगा, कमजोर बनाएगा ना, धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगेगा ना। बस उसी जंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट करते हैं, एक कारण ये हो सकता है। तथा पेंट जब हम करते हैं तो वो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है, ठीक है। तो सुंदरता को दिखाने के लिए या सुंदर दिखने के लिए भी उसको क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं। बात समझ में आ गया, ताकि हमारा क्या, और नमी वगैरह से भी बचेगा, जो लोहा में अगर आप पेंट कर दोगे तो नमी वगैरह से भी बचेगा, जिससे जंग उसमें जल्दी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। सिंपल से अपने से भी, पेंट में जिंक पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। क्रोमियम तो चमक को बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज चमकाना, रिम वगैरह, जो बाइक का रिम देखे होगे, ठीक है, चक्का में जो नहीं होता चमकने वाला, उस रिम में आपको वो लगाया जाता है क्रोमियम, ठीक है, ताकि वो चमके। अगर क्रोमियम नहीं देगा तो फिर चमकेगा नहीं, पुराना लगेगा। जैसे नया साइकिल, नया बाइक देखोगे एकदम पूरा चकाचक दिखता है ना, रिम चमकता हुआ दिखाएगा। आजकल तो उसको भी पेंट कर दे रहा है, ब्लैक कलर का कर दे रहा है, बाइक वगैरह में तो ब्लैक कर देता है, ठीक है। थोड़ा महंगा होता है क्रोमियम, ठीक है। दूसरा सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यानी तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ, यानी वैसा खाद्य पदार्थ, खाने वाला चीज जिसमें तेल होगा, तेली वाला चीज, ठीक है, ऑयल वाला चीज, और उसमें क्या रहता है, वसा रहता है। आपको पता है जितना भी फास्ट फूड आप देख रहे हो मार्केट में जो बिक रहा है, वो सारा उसमें क्या है, फास्ट फूड, यानी उसमें वसा है, ठीक है, उसमें क्या है, वसा रहता है, ठीक है, फैट रहता है। तो बोल रहा है इसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया, तो उसमें नाइट्रोजन क्यों मिलाया जाता है, या जितना भी चिप्स वगैरह जो थैली वगैरह जब देखे होंगे, चिप्स वगैरह जो थैली सब जो होता है, ठीक है, चिप्स का जो पैकेट्स वगैरह सब होता है, उसमें भी नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से रोकती है, याद करके है कि क्वेश्चन सर, ठीक है। तो तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो पहला कैसा गैस है, अक्रिय गैस कहलाता है। नाइट्रोजन कैसा गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है, पहले तो ये याद रखेंगे। अक्रिय मतलब जल्दी अभिक्रिया या दूसरे के साथ अभिक्रिया करने नहीं देता है, अक्रिय गैस है, ठीक है। तो अक्रिय गैस होने के कारण, ठीक है, ये क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है, जो भी खाने वाला चीज है, उसको वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने नहीं देता है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने देता है तो वो ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। और समझ में आ गया,
ऑक्सीकृत नहीं होगा यानी ऑक्सीजन से जब वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा तो वो जो खाद्य पदार्थ है यानी खाने वाला जो चीज है वो आपका खराब नहीं होगा। और जब खराब नहीं होगा तो आपका जो खाना है या जो भी चिप्स में देखो वो चिप्स वाला में बहुत सारा दिन रहा था, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना तक पैकेट के अंदर वैसे का वैसे ही बना हुआ रहता है ना, तो वो क्या होता है उसको खराब होने नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि वो अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस जो होता है इस वजह से वो ऑक्सीजन से उसको ऑक्सीकृत अभिक्रिया करने नहीं देता है, ऑक्सीकृत नहीं करने देता है, इसलिए तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। एक उदाहरण दिए, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारक का मतलब हो गया कि जब हम कोई भी लोहा से बनी कोई भी वस्तु को, ठीक है, हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं हवा में, ठीक है, तो वो क्या होता है हवा से रिएक्शन करके अभिक्रिया करके, ठीक है, संक्षारित होने लगता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या होगा, लोहा में जंग लगना। तो लोहा में जंग कैसे लग रहा है? लोहा को अगर आप ऐसे खुला छोड़ दोगे या ऐसे खुला ही रहता है, ठीक है, वो बार बार हवा के साथ संपर्क होते हुए क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो अगर पेंट भी अगर आपने कर दिया है फिर भी वो उससे हवा से रिएक्शन होते होते वो पेंट को भी क्या करेगा, धीरे धीरे खराब हो करेगा। टाइम लगता है उसमें ज्यादा, अब ऐसे बिना पेंट किए हुए कर दोगे तो ज्यादा अभिक्रिया करेगा, आपका लोहा जो है वो जल्दी खराब होगा। लेकिन अगर उसमें नहीं पेंट कर भी दी या पेंट नहीं किए हैं तो बार बार हवा के साथ रिएक्शन करके वो क्या कर देगा, उसको कमजोर बनाने लगेगा। इसी प्रक्रिया को क्या यानी संक्षारित करने लगेगा, और इसी संक्षारित प्रक्रिया को क्या करेंगे, संक्षारण कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे लोहे में जंग लगना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब, विकृत गंधिता किसको बोलेंगे? ठीक है, तेल तथा वसायुक्त कोई भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है, तेल वाला रहे या कोई भी वसायुक्त वसा वाला कोई भी पदार्थ है, उसको अगर हम ऐसे खुला छोड़ दिए, ठीक है, तो खुला छोड़ देने के बाद उसमें हवा के साथ वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब हवा के साथ जब वो रिएक्शन करने लगेगा तो उसका जो टेस्ट वगैरह वो क्या होगा, चेंज होने लगा। जैसे आपने कोई खाना है, आपके पास घर में कोई खाना है, आपने कोई सब्जी बनाया, चावल बनाया, दाल बनाया, ठीक है, मान के चलिए नॉर्मल है, दाल बनाया आपने, दाल आपने दोपहर में बनाया, रात तक में हो सकता है कि वो क्या हो गए, खट्टा होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा देखो कभी कभी टेस्ट चेंज हो जाता है। अभी तो थोड़ा मौसम ठंडा है तो हो सकता है ना भी खराब हो, लेकिन गर्मी के दिन में क्या होता है कि वो खराब होने लगता है, उसका टेस्ट जो होगा वो थोड़ा दिन बदल जाएगा। अगर बाई चांस नहीं भी बदला, एक दिन के बाद उसको वैसे ही छोड़ दो, गरम उरम कुछ भी नहीं करो, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, खट्टा पदार्थ आ जाएगा, यानी खट्टा वाला कुछ कुछ कण आ जाएगा उसमें। बात समझ में आ रहा है ना? इसी को बोलेंगे क्या, विकृत गंधिता। यानी जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो हवा की वजह से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा उसमें से गंध आने लगता है, स्मेल आने लगता है। ठीक है, और वही स्मेल जब आने लगता है इसी को हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी वसायुक्त कोई भी खाद्य पदार्थ का खराब हो जाता है, तो कोई भी अगर खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ अगर खराब हो गया है मतलब उसमें क्या हो गया, विकृत गंधिता आ गया, यानी गंध आने लगा है। बात समझ में आ रहा है? और गंध किसके वजह से आया, ऑक्सीजन के वजह से, यानी हवा के वजह से, हवा से वो बार बार रिएक्शन कर रहा है, संपर्क में आ रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। कंप्लीट हो गया, जितना सब्जेक्टिव था वो आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपका चैप्टर जो था वो पूरी कंप्लीट खत्म हो गया।